मौर्यन एम्पायर। तो जब 16 महाजनपद वाला जो पीरियड था, उसके बाद मगध का उदय होता है। मगध सबसे ताकतवर राज्य बन के उभर के आता है। उसमें हमने देखा कि नंद डायनेस्टी स्टैब्लिश होती है, शिशुनाग डायनेस्टी स्टैब्लिश होती है, और फिर नंद डायनेस्टी का जो अंत होता है उसके बाद मौर्यन एम्पायर स्टार्ट होता है। चंद्रगुप्त मौर्य ने जो आखिरी नंद रूलर है धनानंद को पराजित करके मौर्य डायनेस्टी स्टैब्लिश की। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूंगा कि आप ये इस वीडियो के माध्यम से समझने का प्रयास करें कि कितना बड़ा साम्राज्य स्थापित हो गया था। कहाँ ये बिंबिसार, अजातशत्रु, शिशुनाग डायनेस्टी, उसके बाद नन डायनेस्टी, यहाँ से मौर्य डायनेस्टी स्टार्ट होती है। चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे देखिए लगभग पूरा सब कॉन्टिनेंट, पूरा इंडिया कवर हो गया था। उसके बाद अशोक के साम्राज्य में तो बिल्कुल ग्लोरियस। तो ये जो साम्राज्य है इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है, इंडियन हिस्ट्री का सब बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। और सबसे पहली डायनेस्टी इसे कह सकते हैं हम, ट्रू डायनेस्टी जो स्टैब्लिश हुई थी इंडिया में, वो यही थी। क्योंकि इससे पहले छोटे छोटे महाजनपद थे, छोटे छोटे 16 महाजनपद। अब महाजनपद वाली वीडियो अगर आपको देखनी है तो यहाँ आई बटन में ऊपर राइट हैंड साइड पे आपको दिख जाएगा, आप देख सकते हैं मेरी वीडियो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले देखते हैं मौर्य डायनेस्टी के जो सोर्सेज हैं वो क्या क्या हैं। तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स है वो है अर्थशास्त्र, जो कि लिखी गई है कौटिल्य द्वारा। कौटिल्य चाणक्य का ही दूसरा नाम था। आपको मालूम है चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य की मदद की थी, चाणक्य की सहायता से ही चंद्रगुप्त मौर्य गद्दी पर बैठ पाए थे। तो चाणक्य ने लिखी थी अर्थशास्त्र। और एक और बुक है इंडिका, जो कि मेगास्थनीज ने लिखी थी। और मेगास्थनीज कौन थे? ये ग्रीक एम्बेसडर थे, जो कि सेल्यूकस निकेटर और उनके ग्रीक एम्बेसडर थे जो चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में आए थे, वो थे मेगास्थनीज। तो उन्होंने एक बुक लिखी थी इंडिका, और इंडिया के बारे में उन्होंने काफी ज्यादा अच्छे से डिस्क्राइब किया था उस समय कैसा था इंडिया, मेनली जो पाटलिपुत्र वाला एरिया है ना, जो कैपिटल थी चंद्रगुप्त मौर्य की। उसके अलावा कुछ और सोर्सेस हैं, जैसे कि बाण भट्ट की कादम्बरी। ये बुक्स तो डायरेक्टली आपसे पूछ लिया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको तो इनके राइटर्स और ये याद कर लीजिए एकदम। फिर आता है बुद्धिस्ट टेक्स्ट में, देखिए कुछ जैसे महावंशा, मिलिंद पन्हो, महाभाष्य। महाभाष्य बेसिकली बता देता हूँ, पतंजलि ने लिखी थी, ठीक है, ये भी पता होना चाहिए। ये भी चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बताते हैं, इस समय मौर्यन डायनेस्टी का थोड़ा आइडिया लगता है। फिर दीपवंश, अशोक का वंदन, दिव्य वंदन और महावंश, ये सब तो है ही। उसके बाद एक हेमचंद्र की परिशिष्ट पर्वन, ये आ जाती है। लेकिन इसके सबसे इंपॉर्टेंट आ जाती है मुद्रा राक्षस, और ये लिखी किसने थी? विशाख दत्त ने। तो ये मुद्रा राक्षस तो बेसिकली जो चाणक्य और ने जो कैसे रणनीति बनाई थी कि चंद्रगुप्त को जो है कि दुश्मनों को हरा के और कैसे इनको गद्दी पे बैठाना है, वो पूरा इसमें डिस्क्रिप्शन दिया। बड़ा अच्छा डिस्क्रिप्शन है, विशाख दत्त द्वारा दिया गया। तो ये तो सोर्सेस हो गए। अब एक एक करके सारे किंग्स देख लेते हैं। जो सबसे पहले तो आपको पता है चंद्रगुप्त मौर्य आ जाते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने ही ये डायनेस्टी स्टैब्लिश की थी, ये फाउंड की थी। धनानंद जो आखिरी नंद रूलर है उसको हरा के। और इसमें किसने मदद की थी? विष्णुगुप्त चाणक्य ने। तो चाणक्य का ध्यान रखना है, विष्णुगुप्त भी है, विष्णुगुप्त चाणक्य पूरा नाम हो गया। कौटिल्य भी बुलाते थे इनको, ठीक है, ये भी चीजें पता होनी चाहिए। इसके अलावा चंद्रगुप्त को सैंद्रोकोटोस के नाम से जाना जाता था। कहाँ पर? ग्रीक अकाउंट्स में। तो ग्रीक लोग इनको सैंद्रोकोटोस के नाम से बनाते थे। ग्रीक लोगों का जो नाम करते थे ना, वो अलग तरीके से अपने प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से वो लोग रखते थे, तो वो लोग बुलाते थे सैंद्रोकोटोस। अब चंद्रगुप्त मौर्य की जो ओरिजिन है, इस पे बड़ा सवाल उठता है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए भाई, कौन कौन कहाँ कहाँ पर किस किस ने क्या माना है। तो बुद्धिस्ट के हिसाब से ये एक क्षत्रिय क्लैन को बिलोंग करते थे, जिसका नाम था मौर्याज। ये एक क्षत्रिय कबीला टाइप कह लीजिए, एक छोटा सा एरिया था वहां पर। कहाँ? गोरखपुर, जो उत्तर प्रदेश में, और नेपाल का जो तराई वाला क्षेत्र है ना, वो एरिया जो है वहां पर एक क्षत्रिय क्लैन हुआ करता था जिनका नाम था मौर्यास। तो वहां से आते थे ये। बुद्धिस्ट के हिसाब से ये क्षत्रिय थे। लेकिन ब्राह्मणिकल सोर्स, जो ब्राह्मणिकल्स ब्राह्मण्स के द्वारा जो लिखी गई किताबें हैं, उनके हिसाब से ये शूद्र थे, ठीक है। उन्होंने कहा कि ये तो नीचे जो कुल हैं उनसे पैदा हुए थे। विष्णु पुराण के हिसाब से देखें तो चंद्रगुप्त को इन्होंने रिलेट किया है नंद डायनेस्टी से। तो कहते हैं कि जो है वो सरवार सिद्धि के सन है, उनके सबसे बड़े सन थे चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। और इनकी माता का नाम था मूरा, ठीक है। तो ये भी एक लो कास्ट से बिलोंग करते थे, तो यहाँ पर भी ये बात लिखी गई है। तो ये आपको पता होनी चाहिए। लेकिन जो सबसे वाइडली एक्सेप्टेड थ्योरी है वो ये कहती है कि चंद्रगुप्त एक अनाथ थे, एक ऑर्फन थे। लेकिन इनको जो रेज किया, यानी कि इनको पालन पोषण जो किया था, एक शूद्र फैमिली ने किया था। और ये शूद्र फैमिली बेसिकली
ये पिकॉक्स यानी कि मोर का जो है पालन करते थे। मोर से इनका नाम मौर्य पड़ गया, मोर से मौर्य पड़ गया। तो ये एक सबसे ज्यादा वाइडली, जो डी वाला पार्ट है, ये सबसे वाइडली एक्सेप्टेड थ्योरी है। ठीक है, तो काफी ज्यादा मतभेद है कि कौन थे, क्या कास्ट थी, तो ये चलता रहता है। लेकिन बहुत ग्रेट किंग थे, बड़े पावरफुल, और सबसे पहली डायनेस्टी इन्होंने स्टैब्लिश की थी। लगभग देखिए पूरा जो नॉर्थ है, पूरा नॉर्थ वेस्ट जो पाकिस्तान वाला रीजन है आज के टाइम पे, और पेनिनसुलर इंडिया, ठीक है, ये पेनिनसुलर जो नीचे साउथ इंडिया वाला पार्ट है, वो सारा कवर इनके अंडर में था, बिल्कुल तगड़ा। कलिंग को छोड़ दें और थोड़ा सा जो डीप साउथ है उसको छोड़ दीजिए, वहां पर नहीं पहुंच पाए थे। कलिंग में अशोक पहुंच पाए थे, लेकिन डीप साउथ में तो अशोक भी नहीं पहुंच पाए थे। तो उसके अलावा सारा रीजन जो है वो, इंडिया जो आज देखते हैं आप, और पाकिस्तान अफगानिस्तान वाला रीजन, ये सब इनके कंट्रोल में आ चुका था। मैंने मैप में आपको भी दिखाया था। तो बहुत ही ज्यादा बड़ा साम्राज्य स्टैब्लिश कर दिया था इन्होंने। अब इन्होंने सेल्यूकस निकेटस के साथ भी एक ट्रीटी की थी। भाई ट्रीटी क्या की थी, अपने इनके फेवर में ट्रीटी थी। बड़े पावरफुल थे, सेल्यूकस निकेटर की हिम्मत नहीं थी इनसे लड़ पाए, तो फाइनली ट्रीटी हो गई 305 बीसी में। उसमें क्या हुआ, इन सेल्यूकस निकेटर ने इनको बलूचिस्तान वाला एरिया, अफगानिस्तान का जो ईस्टर्न एरिया है, और कुछ जो इंडस के वेस्ट पश्चिम साइड में जो पाकिस्तान की तरफ वाला एरिया है, वो भी सेल्यूकस निकेटर ने इनको दे दिया। ठीक है, और सेल्यूकस निकेटर ने अपनी बेटी का विवाह भी इनसे करवा दिया। लेकिन सेल्यूकस निकेटर को क्या मिला, उसको मिल गया 500 हाथी। तो बेसिकली देखो सेल्यूकस निकेटर ने क्या किया, उसने सोचा भाई इतने खतरनाक जो राजा है चंद्रगुप्त से, इससे लड़ने से फायदा नहीं है कोई, बेटर है ट्रीटी कर लो, अच्छे संबंध बना लो और अपने आप को स्ट्रांग कर लो। तो लड़ाई करने से नुकसान तो उन सबका ही है। तो उन्होंने 500 एलिफेंट भी ले लिया, और बाकी जो उनकी बैटल्स थी वहां पर उनको फायदा हो गया। ठीक है, तो अदर जगह पे उन्होंने लड़ाई में फायदा लिया सेल्यूकस निकेटर ने। ठीक है, और इन्होंने ही, आपको पता होगा, मेगास्थनीज को भेजा था चंद्रगुप्त के कोर्ट में। तो क्लियर हो गया ये सब। अब चंद्रगुप्त मौर्य कौन से धर्म को मानते थे, जैनिज्म को अडॉप्ट कर लिया था इन्होंने। और फाइनली बाद में क्या होता है, ये अपनी जो गद्दी है वो छोड़ देते हैं। ठीक है, और किसके लिए, अपने पुत्र बिंदुसार के लिए, जो अगला किंग है हमारा। और फिर चले जाते हैं श्रवण बेलगोला, ये कर्नाटका में है, मैसूर के पास हिल्स हैं, वहां पे चले जाते हैं। किस मॉन्क, जैन मॉन्क के साथ, भद्रबाहु के साथ। और वहां पर एक, कहते हैं सल्ले खाना एक तरीका है, जिससे धीरे धीरे आप स्टारवेशन यानी कि भूख, आप खाना कुछ नहीं खाते हैं, भूख से धीरे धीरे आप डेथ को एक्सेप्ट कर लेते हैं, और श्रवण बेलगोला में ये हो जाता है, यानी कि इनकी मृत्यु हो जाती है श्रवण बेलगोला में। तो ये बातें याद रखनी है आपको, सारे फैक्ट्स जो मैंने बताया आपको चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट किंग है, याद जरूर रखिएगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास बिंदुसार। देखिए बिंदुसार जो है वो भी काफी अच्छे पावरफुल किंग थे। ठीक है, तो इनको बुलाते थे ग्रीक लोग एमिथ्रोकेट्स। ठीक है, इसका मतलब क्या है, डिस्ट्रॉयर ऑफ फोर्स, जो आपके एनिमीज हैं या जो आपके प्रतिद्वंदी हैं उनको खत्म करने वाला। और इसी तरीके से हिंदी में भी, जो अगर हम देखें महाभाष्य को, तो यहाँ पर हम इसको क्या बुलाते हैं, इनको क्या, अमित्र घाट, एक जैसा लग रहा है ना नाम, बिल्कुल इसका मतलब भी यही है। जो एनिमीज, अमित्र कौन, जो आपका मित्र नहीं है, उसको मारने वाला, किलर ऑफ एनिमीज, बड़े खतरनाक थे। और ये बेसिकली आजीविका सेक्ट को इन्होंने ज्वाइन कर लिया था। ठीक है, और इनके हिसाब से देखिए, आजीविका सेक्ट के हिसाब से एक प्रोफेसी थी, मतलब एक, जैसे कह सकते हैं आप, हिंदी में क्या बोलेंगे, एक मतलब घोषणा कर दी थी किसी फॉर्च्यून टेलर ने, बता दिया था कि भाई अशोक जो है, इनका एक पुत्र है अशोक, उसका फ्यूचर में बहुत ग्रेट किंग निकलेगा वो, और वो निकलता भी है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो इसके अलावा इनके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट इसमें एक और है, एंटियोकस नाम का एक सीरियन किंग था, जो सीरिया है ना आज के टाइम में कंट्री, वहां पर एक एंटियोकस नाम का किंग था। उसने डेमेकस को एज एन एम्बेसडर इनके कोर्ट में भेजा। तो ये क्वेश्चन कैसे बनता है, सीधे सीधे पूछेंगे भाई डेमेकस किसके कोर्ट में आया था, बिंदुसार के कोर्ट में, या बिंदुसार के कोर्ट में कौन आया था, डेमेकस। डेमेकस किसका एम्बेसडर था, कौन था भाई, एंटियोकस सीरियन किंग था, उसका एम्बेसडर था। मेगास्थनीज कौन था, मेगास्थनीज आया था चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे, और मेगास्थनीज को किसने भेजा था, सेल्यूकस निकेटर ने भेजा था। तो ये बातें आपको ऐसे याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इनके टाइम में देखो थोड़ा और साउथ में चले गए, बिंदुसार के टाइम में और थोड़ा सा फैल गया मौर्यन एम्पायर। क्लियर है। अब आ जाते हैं भाई सबसे बड़े, हमारे जो ग्रेट किंग, बल्कि कहा जाएगा तो इन ऐसे ही नहीं बोला जाता है इंडिया का ग्रेटेस्ट किंग अशोक को, ये बहुत ग्रेट थे। ठीक है, बहुत पावरफुल, कलिंग भी इनके अंडर में आ गया था। ठीक है, बहुत फेमस वॉर है कलिंग वॉर, जब उसके बाद इन्होंने अपना धर्म जो है वो बुद्धिज्म को एक्सेप्ट करना चालू कर दिया था, और फिर जो बुद्धिज्म को मेन फैलाने का काम है वो इन्होंने ही किया।
ठीक है। तो वही क्या हुआ, बिंदुसार की डेथ हो जाती है। बिंदुसार की डेथ के बाद 4 साल तक लगभग सक्सेशन कॉन्फ्लिक्ट, यानी कि जो कौन उत्तराधिकारी बनेगा उसमें लड़ाई होती है। फाइनली जो है क्या, अच्छा देखो बिंदुसार क्या चाहते थे, जो उनके पुत्र थे सुसीमा, वो सक्सीड करें उन्हें, वो आए गद्दी पे, ये बिंदुसार की इच्छा थी। लेकिन जो अशोक हैं, वो एक मिनिस्टर जो थे राधा गुप्त, उनकी हेल्प से अपने 99 जो पुत्र हैं, वो 99 जो भाई हैं सॉरी, उनको मार देते हैं। ठीक है। और खुद गद्दी पे बैठ जाते हैं। ठीक है। अशोका जो थे उससे पहले बिंदुसार के टाइम में तक्षशिला और उज्जैन के वाइसरॉय थे। ठीक है। और ये जो सिटीज है बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी काफी कमर्शियल एक्टिविटीज यहाँ होती थी, तो ये भी बातें पता होनी चाहिए आपको। अब अशोक के कई नाम हुआ करते थे, कई अलग अलग नाम से जो है इनको बुलाया गया था, और ये कहीं ना कहीं जो एडिक्ट्स हैं, किताबें हैं, उनमें लिखी गई हैं। ठीक है। तो बुद्धा शाक्या, ये अशोक का नाम कहाँ पर लिखा है, मास्की एडिक्ट में लिखा हुआ है ये। ठीक है। धर्माशोक सारनाथ इंस्क्रिप्शन में लिखा गया है। देवनाम पिया और पियादर्शी, पियादर्शी मतलब जो देखने में बहुत अच्छा लगे। ठीक है। और देवनाम प्रिय मतलब जो गॉड्स का बिलवेड हो, यानी कि गॉड, देवताओं का प्रिय। ठीक है, देवों का प्रिय। ये दोनों चीज नाम जो है इनको, जो श्रीलंकन बुद्धिस्ट क्रॉनिकल्स हैं, दीपवंश और महावंश, वहां पर इसकी चीज वर्णन किया गया है। ठीक है। तो ये इनके अलग अलग नाम हुआ करते थे। ठीक है। इनको इस नाम, इन नामों से बुलाया जाता था। अब जो ये दीपवंश और महावंश हैं, श्रीलंकन बुद्धिस्ट क्रॉनिकल्स हैं, इसमें इनकी क्वींस के बारे में भी काफी बातें बताई गई हैं। जैसे कि कहा गया कि ये महादेवी नाम की एक जो क्वीन थी। महादेवी कौन थी, विदिशा के जो मर्चेंट थे उनकी एक डॉटर थी। ठीक है। तो उनसे इनका विवाह हुआ। अब अच्छा, ये महादेवी जो है, इनसे ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाता है, क्योंकि महेंद्र और संघमित्र, ये दोनों जो थे इन्हीं से हुए थे कहीं ना कहीं, महादेवी और अशोक के जो पुत्र और पुत्री थे। क्योंकि महेंद्र और संघमित्र बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बाद में अशोक को बहुत हेल्प करते हैं बुद्धिज्म को प्रोपेगेट करने में। ठीक है। इन्हीं को, महेंद्र और संघमित्र को श्रीलंका भेजा था अशोक ने, कि आप जाइए और वहां पर जाके प्रचार कीजिए बुद्धिज्म का। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाते, तो इनकी मदर कौन थी, महादेवी। अच्छा, अब बात आती है भाई, जो अशोक का जो साम्राज्य था वो कितना बड़ा था भाई, बहुत बड़ा था। हमने देखा ना फाइनली जो सबसे बड़ा जो पार्ट है वो अशोक की टाइम पे था। तो भाई हिंदू कुश से लेके बंगाल तक। ठीक है। हिंदू कुश की पहाड़ियाँ कहाँ, पाकिस्तान वाला जो रीजन है वहां से लेकर के पूरा बंगाल तक, जो अपना ईस्टर्न वाला पार्ट है पूरा वहां तक, अफगानिस्तान पूरा, बलूचिस्तान, कश्मीर, ये सब इसमें ही आ गया था। नेपाल का पूरा एरिया जो वैलीज है नेपाल की, वो पूरा इसी में आ गया था। लेकिन जो नीचे का साउथ का जो पार्ट है, फार साउथ जो बिल्कुल कहेंगे, जहाँ पर चोलास और पांड्यास थे। ठीक है। तो ये चीज कहाँ लिखी गई है, रॉक एडिक्ट 13 में, ध्यान रखना, चोलास और पांड्यास का वर्णन किया गया है। और केरला पुत्र जो है, जो थे, और यह सत्यपुत्रास, ये चीज कहाँ लिखी है, रॉक एडिक्ट 2 में लिखी गई है। तो ये केरला पुत्र जो आज का केरला वाला रीजन है, सत्यपुत्रास बेसिकली जो श्रीलंका वाला रीजन है, तो वहां पर इनका साम्राज्य वहां तक नहीं पहुंच पाया था। तो इन चीजों को, साउथ का पार्ट छोड़ दें अगर, तो बाकी सब एरिया इन्होंने अपने अंडर में ले लिया था अशोक ने। अच्छा, ये जो रॉक एडिक्ट्स के बारे में मैंने आपको बोला ना, अगर आपको ये वीडियो देखनी है तो मैंने अशोकन एडिक्ट्स जो है, यहाँ पर आपको आई बटन में दिख जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं वीडियो क्लिक करके। मैंने सारे इंस्क्रिप्शंस यहाँ पर डाले हुए हैं। उसके बाद अशोका का भी ये बुद्धिज्म फॉलो की थी, ये तो पता ही है हमको, हमने पूरा ये डिस्कशन कर ही रहे हैं। फिर मैंने बताया कि श्रीलंका में भेजा गया महेंद्र और संघमित्रा को, ये भी आपको बता दिया। ठीक है। अब अशोक के बाद जो क्या हुआ ना, कि जो काफी जो किंग्स थे वो बहुत छोटे छोटे पीरियड्स के लिए आए, लेकिन बहुत ज्यादा पावरफुल नहीं थे। ठीक है। आफ्टर अशोक जो है वो डिक्लाइन होता गया मौर्यन एम्पायर। और फाइनली जो बृहद्रथ थे, बृहद्रथ जो आखिरी किंग थे, ये इनको, इनके जो मिलिट्री कमांडर थे बृहद्रथ के, उन्होंने ही मार डाला। और उनका नाम था पुष्यमित्र शुंग। और ये ब्राह्मणिकल ओरिजिन के, ब्राह्मण ओरिजिन के थे, एक ब्राह्मण थे ये। और इन्होंने फिर फाइनली ब्राह्मण साम्राज्य, पुष्यमित्र साम्राज्य, यानी कि इसको हम बोलते हैं शुंग डायनेस्टी, वो स्टैब्लिश कर दी। ठीक है। तो यहाँ पर जो है मौर्यन एम्पायर पूरी तरह खत्म हो जाता है। अशोका के बारे में और डिटेल में जो मैं आपको अभी लिंक बोला था मैंने आपको, इंस्क्रिप्शन वाला, अशोकन इंस्क्रिप्शन वाला, वो वीडियो जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आप जरूर देख लेना। तो आपको पूरा एक आइडिया लग जाएगा कि अशोक और मौर्यन एम्पायर पूरा कवर हो गया है। जनपद वाली वीडियो भी आप देख सकते हैं, मैंने स्टार्टिंग में उसका लिंक ऊपर भेजा है, चाहो तो आप वीडियो रिवर्स करके देख लेना। तो ये पूरा
मौर्यन एम्पायर यहाँ हमारा खत्म हो जाता है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू वेरी मच।